आज का टॉपिक है हमारा जीव तंत्र में कार्य, फंक्शन इन बायोसिस्टम्स। जीवों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। मात्रा की दृष्टि से चारों प्रमुख तत्व एस खंड के हैं। ये तत्व हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो ये सब एस खंड के हैं, जिनमें से प्रत्येक की मात्रा 0.05 से 1% के बीच होती है। इन तत्वों के मुख्य कार्य निम्न होते हैं। पहला कार्य है कोशिका में ऋण आवेशित कार्बनिक वृद्ध अणु के विद्युत आवेश को संतुलित करना, क्योंकि इनका आवेश पॉजिटिव होता है, तो जो ऋण आवेश होता है उसको संतुलित करने का कार्य करता है ये। दूसरा है कोशिका को फूला हुआ ट्रिगेट रखने व नष्ट होने से बचाने के लिए उसके प्राशन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं। कोशिका के अंदर व बाहर ये तत्व निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। पहला है कोशिका की झिल्ली, जो मेम्ब्रेन की बाह्य दीवार पर तथा कोशिका से बाहर द्रव में सोडियम व कैल्शियम पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के बाह्य दीवार पर तथा कोशिका से बाह्य द्रव में सोडियम और कैल्शियम पाया जाता है। दूसरा है झिल्ली की आंतरिक दीवार तथा कोशिका में भरे जलीय प्रवस्था वाटर फेज वाले साइटोप्लाज्मा नामक द्रव में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। सेल के अंदर तीसरा है सेल के अंदर नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। यद्यपि सोडियम और पोटेशियम रासायनिक गुण में काफ़ी समानता होती है, तथा इनके जैविक कार्य देखेंगे, हम बायोलॉजिकल फंक्शन देखेंगे, अलग अलग होते हैं। सोडियम का अलग फंक्शन होता है, पोटेशियम का अलग फंक्शन होता है। सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस आयनों की कोशिका के अंदर व बाहर अलग अलग सांद्रताएं होती हैं। जैसे ये सारणी दे रखी है हमारे, तो इसमें देखा कि जंतु कोशिकाओं के अंदर बाहर के तरल में कुछ धातु आयनों की सांद्रता है। कोशिकाओं के बाहर तरल में पोटेशियम की 0.145 m है, पोटेशियम की 0.005 m है, कैल्शियम की 0.002 m है, मैग्नीशियम की 0.002 m है। कोशिका के अंदर के तरल में है सोडियम की 0.01 m है, पोटेशियम की 0.15 m है, कैल्शियम की 0.002 m है, मैग्नीशियम की 0.015 m है। तो इससे देखते हैं कि कोशिका के अंदर पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस आयनों की तथा कोशिका से बाहर सोडियम आयनों की सांद्रता अधिक होती है। कोशिका बाह्य तरल में सोडियम प्लस आयन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। वास्तव में जीवन को बनाए रखने के लिए कोशिका की दीवार, जो एक झिल्ली होती है, के दोनों और आयनों का भिन्न भिन्न वितरण आवश्यक है। आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर से विद्युत विभव अंतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस उत्पन्न होता है, जो तंत्रिका तथा पेशी की कोशिकाओं के कार्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट झिल्लियों के कार्य के लिए आवश्यक है। सेल के अंदर आवेश वितरण के अंतर में विद्युत वितरण आवश्यक है। सेल के अंदर पोटेशियम प्लस अत्यधिक उपयोगी है तथा मैग्नीशियम 2 प्लस आवश्यक होता है। पोटेशियम प्लस आयनों की आवश्यकता ग्लूकोज के उपापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीनों के संश्लेषण तथा कुछ एंजाइमों के सक्रियकरण में आवश्यक है। जो पोटेशियम की मात्रा है कि सेल के अंदर बहुत अधिक उपयोगी है, और मैग्नीशियम 2 प्लस ये आवश्यक है कि ये होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इसके बगैर नहीं हो सकता, प्रोटीन का संश्लेषण इसके बगैर नहीं हो सकता, कुछ एंजाइम हैं उनकी एक्टिवेशन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होगा तो वो एक्टिव नहीं होंगे, तो इसलिए बहुत अधिक उपयोग है इसका कोशिका के अंदर पोटेशियम का। कोशिका के अंदर सोडियम आयनों की उपस्थिति इन कार्यों में बाधा डालती है। जो पोटेशियम कार्य करता है उसके ऑपोजिट कार्य करता है। सोडियम इसमें जो मेटाबॉलिज्म वाली क्रिया है, प्रोटीन संश्लेषण है, एंजाइमों का एक्टिवेशन है, इसको विपरीत कार्य करता है। सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस आयनों के बीच असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए एटीपी कार्य करता है।
एडेनोलिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, यह एक मैग्नीशियम फॉस्फेट है जो कोशिका कार्य के लिए ऊर्जा भी प्राप्त करता है। एटीपी का जल अपघटन सोडियम प्लस व पोटेशियम प्लस की उपस्थिति में ही होता है, अतः कोशिका के अंदर सोडियम प्लस भी अवश्य उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसके साथ सोडियम प्लस भी प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पोटेशियम प्लस भी कोशिका से बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि दोनों ही अंदर बाहर रहते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वो अधिक होती है, क्योंकि जो पॉजिटिव कार्य अंदर पोटेशियम करता है उसके विपरीत कार्य वो सोडियम करता है उसमें, तो इनके कंसंट्रेशन होना ही जरूरी है, उससे अधिक कंसंट्रेट होता है, असंतुलित हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर पोटेशियम आयनों की अधिकता और सोडियम की न्यूनता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि पोटेशियम प्लस का कोशिका के बाहर से अंदर की ओर और सोडियम का कोशिका के अंदर से बाहर की ओर लगातार स्थानांतरण होता रहना चाहिए, कि बाहर से अंदर पोटेशियम जाता रहना चाहिए और अंदर से बाहर सोडियम निकलता रहना चाहिए जो आयन है। तो ये इस प्रकार इनका संतुलन बना रहना चाहिए। आयनों के इस प्रकार के स्थानांतरण का कार्य उनके कुछ विशेष प्रकार के संकुल यौगिकों के माध्यम से होता है। जैसे क्राउन के नाम वाले बहुईथर जो पॉलीईथर है लिगेंड आयनिक गुहिका कैविटी के आकार के धन आयन से बंधित होकर स्थायी बंध बनाते हैं। गुहिका जो है छोटे व बड़े धन आयन अपेक्षा का अस्थायी बंध बनाएंगे। विभिन्न क्राउनों की गुहिकाएं तथा उनसे सेल खाते धन आयनों के व्यास को याद दे रखा है। क्राउन ईथर गुहिका एंगस्ट्रॉन में, धन आयन एंगस्ट्रॉन में। क्राउन ईथर है, दूसरा गुहिका व्यास है, फिर धातु आयन का व्यास है। 14 क्राउन 4, इसमें 1.2 से 1.5 गुहिका व्यास होता है, और लिथियम आयन जो प्लस आता है 1.4 धन आयन व्यास होता है इसका। 15 क्राउन 5 में है तो 1.7 से 2.2 तक गुहिका व्यास होता है, और सोडियम होता है उसका 1.9 होता है, कैल्शियम होगा तो उसका 2 होगा। 18 क्राउन 6 होता है, इसमें गुहिका व्यास होता है 2.6 से 3.2, पोटेशियम का 2.7, और इसमें बेरियम लेते हैं 2.7 होगा। क्राउन 21 है, 21 क्राउन 7 में, इसमें गुहिका व्यास 3.4 से 4.3 होगा, और रूबिडियम का होगा इसमें 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संरचना की दृष्टि से क्राउन ईथर यौगिक जैविक तंत्रों में पाए जाने वाले वृत्त चक्रीय गेंड साइकिल लिगेंडों से संबंधित है। इन क्राउन ईथर के द्वारा मॉडल अध्ययन किए गए, जिससे ये जाना जा सका कि जैविक ऊतक बायोलॉजिकल टिश्यूज में वृत्त चक्रीय यौगिक विभिन्न आयनों के साथ संकुल यौगिक बनाने में किस प्रकार से भेद करते हैं। और अध्ययन से पता चला है कि इन लिगेंडों में क्षार और क्षारीय मृत धातुओं के साथ संयुक्त होने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा ये पदार्थ भिन्न भिन्न आवेशों के धन आयनों के मध्य विभेद कर सकते हैं, चाहे उनका आकार लगभग समान ही क्यों न हो। समान आवेश और भिन्न भिन्न आकार के धन आयनों के मध्य तो भेद कर ही लेते हैं। स्थानांतरण क्रियाविधि में ये पदार्थ झिल्ली के एक और किसी विशेष धन आयन से संकुल यौगिक बनाकर झिल्ली से दूसरी ओर विकसित हो जाते हैं, तथा झिल्ली की दूसरी ओर उन धन आयन को मुक्त कर देते हैं। फिर दूसरी ओर से धन आयन को इसी प्रकार संकुल यौगिक बनाकर झिल्ली से विकसित होकर के उसको पहली ओर मुक्त करते हैं। तो इसके अंदर मतलब कि जो धन आयन होता है वो एक विशेष प्रकार के यौगिक के साथ में संकुल का निर्माण करता है, और अंदर अलग बनेगा, बाहर अलग होगा, और इस कारण से वो झिल्ली में से विकसित हो जाएगा। जैसे पौधों के हरे रंग का वाला भाग क्लोरोफिल है, जिसका मैग्नीशियम 2+ एक महत्वपूर्ण अवयव है। मैग्नीशियम 2+ का यह संकुल यौगिक सूर्य की रोशनी को उपयोग करने के जल तथा CO2 को कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन प्रदान कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में CO2 का अपचयन होता है, जबकि H2O का O2 में ऑक्सीजन होता है। तो यह अभिक्रिया होती है क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब पेड़ पौधे CO2 लेते हैं तो CO2 + H2O C6H12O6 + O2 यानी ऑक्सीजन देते हैं ये इस क्रिया के द्वारा। क्लोरोफिल मैग्नीशियम हाइड्रोमोर्फिन संकुल है, जिसकी संरचना दी गई है। प्रकाश द्वारा उत्तेजित होकर एक अपचायक रूप में कार्य करता है, तथा इससे निकले इलेक्ट्रॉन अनंततः CO2 में अपचित कर देता है। कैल्शियम 2+ एपाटाइट
CA3PO4/2 के रूप में हड्डी व दांतों का एक महत्वपूर्ण भाग है। दांतों के ऊपर का एनेमल फ्लोरोएपाटाइप CA3PO4/2 CAF2 है। खून का थक्का जमने में भी कैल्शियम 2+ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दिल की धड़कन को नियमित बनाए रखने व पेशियों के सिकुड़ने के लिए भी यह आवश्यक है। धन्यवाद।